जितना भी पढ़ लिया पर एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो पाता है या टाइम कम पड़ जाता है। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में देखिए हम क्या करते हैं कि ऐसे 4 क्वेश्चंस हो रहे हैं या फिर मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास और वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमें, तो हम क्या करते हैं उस पे टाइम ज़्यादा दे देते हैं। हम सोचते हैं इस क्वेश्चन को दे देंगे तो मतलब क्या पता ये सॉल्व हो जाए तो इससे मतलब मार्क्स मिल जाएगा, क्या पता आगे वाला क्वेश्चन ना हो पाए। ऐसा हमारे दिमाग में ऐसे चलते रहते हैं थॉट्स। तो एक एक रूल बनाना है। रूल क्या है कि बस जो हम सब ने बहुत बार सुना है पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, बट हमें इम्प्लीमेंट करना है जो कि नमस्कार, न्यूज़कारिता देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नवीन हूँ। न्यूज़कारिता निरंतर यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों को लेकर के एक सीरीज चला रहा है। इसी कड़ी में आज हम शैक्षिक अध्ययन यानी एजुकेशन स्टडीज़ विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। एजुकेशन स्टडीज़ के साथ साथ फर्स्ट पेपर की तैयारी और जो हमारे साथ मेहमान हैं उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, इस विषय पर आज हम बातचीत अपनी शुरू करने वाले हैं। आप सभी का न्यूज़कारिता में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षिक अध्ययन विभाग की शोधार्थी कंचन कुमारी। कंचन कुमारी ने पिछले वर्ष जेआरएफ किया है। हम कंचन के बारे में जानते हैं और उसके बाद उनके जो उन्होंने जेआरएफ के लेकर के तैयारी की थी और जो उनकी स्ट्रैटेजी रही तो उस पर जानेंगे। कंचन जी, आप अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मुझे अवसर दिया कि मैं अपना शेयर कर सकूं एक्सपीरियंस और कैसे मेरी स्ट्रैटेजी रही है इसके लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम कंचन कुमारी है और मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ एजुकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ में की स्टूडेंट हूँ। अभी फ़िलहाल मैं पीएचडी इन एजुकेशन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने यहीं से मास्टर्स इन एजुकेशन किया है। कि आपने यहाँ से पीजी की, तो यहाँ के एडमिशन की प्रक्रिया क्या थी और उसके बाद आपका अनुभव कैसा रहा, उसके बाद फिर हम बात करें। अच्छा, तो एडमिशन की प्रक्रिया देखिए 2019 में से पहले यहाँ पे मास्टर्स कोर्सेज़ नहीं होते थे। तो 2019 में पहली बार यहाँ पे एडमिशन टेस्ट लिया गया। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ और उसके थ्रू ही मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन हुआ और फिर उसके बाद काउंसलिंग प्रोसीजर जो सब इंस्टीट्यूट्स में होता है वो हुआ और बस फिर एडमिशन और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हो गई, क्लासेस स्टार्ट हो गए नॉर्मली। जो पहले पेपर की तैयारी है उसको लेकर के क्या सिलेबस होता है और क्या रणनीति होती है उसकी तैयारी को लेकर के, फर्स्ट पेपर के बारे में बताइए। तो जैसा कि एजुकेशन में या फिर कहीं भी फ़र्स्ट पेपर में क्या होता है कि टोटल यूनिट्स हमारे 10 होते हैं। तो इसके अंदर अगर सबसे पहले मैं बात करूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो मेरा क्या रहा है कि मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं। तो मैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी भुवनेश्वर से मैंने अपना बीएड किया है। तो इट वाज एन इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कोर्स ऑफ 4 इयर्स। तो वहाँ पे मैंने जो बीएड में पढ़ा उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि मैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो यहाँ पे यूनिट है उसको अच्छे से मैं कर पाई। तो वो एक बैकग्राउंड जो बीएड का था उसने मुझे यहाँ पे हेल्प किया, यहाँ पे फर्स्ट में। और जो सेकेंड यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जो फैकल्टी है यहाँ पे, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो फैकल्टी है महात्मा गांधी की स्कूल ऑफ एजुकेशन की, तो इनका मुझे काफ़ी हेल्प मिला है यहाँ पे रिसर्च के मामले में, या फिर पेपर 2 की भी अगर मैं बात करूँगी आगे तो उसमें भी मुझे काफ़ी हेल्प मिला है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड मोस्टली जो फैकल्टी है उनके थ्रू मेरा क्वालिफाई हुआ। प्लस अगर मैं एक बुक का नाम लूँ तो वो है जो हम सबको मोस्टली पता है, वो है जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल की एजुकेशनल रिसर्च की बुक। तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। फिर अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करूँ जो है कि है कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन, तो इसमें मैं स्कूलिंग में मैंने ऑलमोस्ट 8th क्लास में शायद जो पढ़ा था इंग्लिश का, वही मुझे काफ़ी हेल्प किया है, जो अब तक एक फाउंडेशन क्रिएट किया, तो उसकी वजह से मैं पढ़ पाई। प्लस लेकिन मैं आपको अगर कुछ रेकमेंड करना चाहूँगी तो वो ये है कि देखिए इसको अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन के लिए अगर अच्छा स्कोर करना है तो मैं रिकमेंड करूँगी हर दिन आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़ें
और उस न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल, मोस्टली एडिटोरियल और टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदू, बट मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा करती थी, और उसका जो एडिटोरियल कॉलम होता था उसका कोई भी एक आर्टिकल, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो उसका कोई भी एक आर्टिकल पढ़ के उसको किसी और को मैं समझाती थी कि उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो इससे मेरा कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन एनहांस हुआ था। प्लस जो मैंने 8th क्लास में अपना इंग्लिश का बैकग्राउंड मेरा सेटअप हुआ बेस, उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया था। तो अब मैं अगर 5th यूनिट की बात करूं, जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, एंड 6th यूनिट लॉजिकल रीजनिंग, और 7th यूनिट डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर सेम टाइप के हैं। तो इसके लिए भी मेरा जो बेस रहा है वो 8th क्लास में ही मैंने जो मैथ्स पढ़ा है उसी का बेस मेरे लिए काम आया है अभी तक, तो वो एक हेल्प किया। बट अगर मैं कुछ रेकमेंड करूँगी इसके लिए तो यही है कि एक जो हम मोस्टली चर्चित एक बुक है वो है RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये वाली जो बुक है, इससे अगर आपको टाइम मिले कभी तो इस पे आप बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिए और ये एनहांसमेंट होगा इसके थ्रू। तो ये एक हेल्प किया। प्लस मैथ्स तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि ये एक क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट से ही मेरा क्वालिफाई हो पाया। मैं ऐसे कोई अभी ही स्टार्ट नहीं की थी, मैं बहुत पहले से ही ये सब रीजनिंग के क्वेश्चंस मुझे अच्छे भी लगते थे, तो मैं बीच बीच में प्रैक्टिस करती रहती थी, तो इसीलिए मुझे ये काफ़ी अभी भी एग्ज़ाम में वो हेल्प किया। एक चीज़ जो समझना है, चूँकि आप एजुकेशन बैकग्राउंड की हैं और जो लोग एजुकेशन बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल यूजीसी नेट में जाकर के नया हो जाता है। नेट और जेआरएफ की के लिए जो तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल नया हो जाता है, तो वो बेसिक कहाँ से शुरू करें? इसमें मैं बेसिकली यही बोलूँगी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें मेन फैक्टर काम करता है। इस वाले यूनिट की अगर बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमको एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय SK मंगल, जो मोस्टली सबको पता है, ये वाली बुक बहुत अच्छी है, जिसमें पियाजे की थ्योरीज़ है, एरिक्सन की थ्योरीज़ है, सबकी थ्योरीज इसमें दी हुई हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। अगर इसमें अच्छे से पढ़ लिया तो वो मोस्टली हो जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। प्लस उसको एडवांस अगर और अच्छा करना है तो उसके लिए अनीता वॉल्फॉक की एक बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, उसको भी अगर पढ़ेंगे। और एक और बुक है जो मोस्टली पेपर 1 की पूरी जो बुक है वो एक KVS मदान की बुक है, जो सबको ही पढ़ते हैं, तो इसको भी अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो वो हो जाएगा। ये 3 मैं रेकमेंड करूँगी। चलिए दूसरे पेपर पर बातचीत करना शुरू करते हैं। आपने एजुकेशनल स्टडीज़ में आप लोग एग्ज़ाम देते हैं एजुकेशन में, तो उसकी क्या संरचना है, उसका कौन सा यूनिट होता है और किस यूनिट पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है? तो देखिए, सेकंड जो पेपर है उसका टोटल यूनिट्स हैं 10, और उसमें अगर मैं शुरू से बात करूं तो पहला जो यूनिट है वो है एजुकेशनल स्टडीज़। इसके अंदर बेसिकली सोशियोलॉजी और फिलॉसफी यही सब है। तो अब इसके अंदर मैंने जहाँ तक देखा है, एक सबसे अच्छी बुक जो मुझे अभी तक मिली है वो है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी बाय चैटर्जी एंड दत्ता। तो उसके अंदर बहुत अच्छे से सारा ये सांख्या, वेदांता, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से उसके अंदर दी हुई हैं, और बहुत शॉर्ट में पतली सी किताब है, वो आप पढ़ लीजिए, अच्छे से हो जाएगा ये। तो ये मैं इसके लिए रेकमेंड करूँगी। और सोशियोलॉजी वगैरह जो है, देखिए इस सेकंड पूरे यूनिट के लिए अगर मैं एक बेस्ट आपको रेकमेंड कुछ करूँगी तो वो है ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करना। अब ऑनलाइन रिसोर्सेज में क्या आते हैं, एक हम देखते हैं ऑनलाइन मूक्स जो हम देखते हैं, वो कोर्सेज वो सब हम ले सकते हैं, या तो स्वयं के कोर्सेज जो होते हैं वो ले सकते हैं, या फिर अगर वो भी नहीं है तो आप बेस्ट जो हम लोग सब यूज़ करते हैं वो है यूट्यूब पे मुझे क्या लगता है कि इसमें कोई भी आप टॉपिक, मैंने खुद जो ये अप्लाई किया, मैंने यही देखा कि कोई भी यूनिट का कोई भी मैं टॉपिक लेती थी उसको बस यूट्यूब पे सर्च करती थी, और जो मुझे बेस्ट लगता था उसको मैं देखती थी। मतलब 2-4 वीडियोस के बाद ही जाके वो एक डेवलप होता था, कॉन्सेप्ट समझ में आता था, अंडरस्टैंडिंग। तो यूट्यूब को आप जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा इन सारे यूनिट्स के लिए। और बाकी और कुछ बुक्स मैं अगर बताऊं तो जैसे कि मैंने बताया अनीता वॉल्फॉक का एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी बाय चैटर्जी एंड दत्ता, फिर एक सोशल रिसर्च मेथड्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस बाय W. लॉरेंस न्यूमैन। तो इनकी किताब जो आप पढ़ेंगे तो इसमें एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ये सारा जो रिसर्च का हमारा यूनिट है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और अगर वो आपने पढ़ लिया पूरा एनालिसिस की करते हुए रिफ्लेक्शन के साथ तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। और एक जो सबको पता ही है जैसे जॉन W. क्रेसवेल की किताब जो है एजुकेशनल रिसर्च की, वो। और सेकंड पूरा जो ये पेपर है इसके लिए
अगर बेसिक, अगर कुछ भी आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो सबसे अच्छा है अरिहंत का जो सेकंड पेपर के लिए बुक आता है एजुकेशन का। तो उसको अगर आप एक बार पढ़ भी लेंगे ना तो एक आइडिया हो जाता है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे उसको अप्रोच है, वो एक स्टार्टिंग में करके फिर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स की आपने बात कही है एजुकेशन में, तो उसमें कौन से यूनिट हैं जिनको ईजिली समझा जा सकता है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, या बहुत जल्दी में अगर समय हमारे पास कम हो तो बहुत जल्दी में वहाँ से स्कोर किया जा सकता है? तो देखिए, मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि इसको ना एज अ लॉन्ग टर्म गोल लेके चलने के लिए, कि अगर हम शॉर्ट टर्म ऐसे सोचेंगे कि अभी एग्ज़ाम आ रहा है और अभी हम जस्ट ये ऊपर ऊपर से पढ़ लें तो हो सकता है बाय लक कि वो क्लियर हो जाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो ना क्लियर हो। फिर क्या होगा कि आपने एक बार में अभी जल्दी जल्दी पढ़ लिया, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, फिर नेक्स्ट टाइम एग्जाम होगा फिर से हम वही करेंगे, ऊपर से पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। तो इसको मैंने जो अप्रोच इसलिए अपनाया था कि मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने सोचा कि एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है वन थिंग एट अ टाइम, तो मैंने वही अपनाया। कोई भी टॉपिक को उठाया, उसका टोटल अंडरस्टैंडिंग लिया, ताकि मुझे उसको फिर से जब मैं रिवीजन पे आऊँ तो बस उसको थोड़ा सा पढ़ लूँ और हो जाए। तो ये एक थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना होगा और लॉन्ग टर्म गोल के थ्रू लेना होगा कि अभी इसके आगे फिर हमें प्रोफेसर कुछ और भी करना होगा, तो हमें आगे भी बच्चों को पढ़ाना है फैकल्टी के रूप में, तो ये लॉन्ग टर्म लेके चलना ही है। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म में करना है इसके लिए, तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप देखिए 20% रूल जो हम सबको ही जानते हैं, कोई भी पेपर होता है 80% आता है, कुछ एरिया से आता है, तो वो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं एजुकेशनल, साइकोलॉजी और फिलॉसफी। यहाँ से अगर आप बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो मोस्टली आपको मतलब ये काफ़ी हेल्प करेगा। और जो रिसर्च का है उसको एज अ उसमें मोस्टली बेसिक रिसर्च और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये सब में डिफरेंसेस ऐसे कुछ बस इतना ही पूछा जाता है ज़्यादा। और डेप्थ में हाइपोथेसिस, टाइप 1 टाइप 2 एरर, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो रिसर्च, ये एजुकेशनल स्टडीज़ का जो रिसर्च का मामला है, वो रिसर्च को लेकर के कितने क्वेश्चंस होते हैं और फिर उसको कहाँ से पढ़ा जाए एजुकेशन रिसर्च को? एजुकेशनल रिसर्च के क्वेश्चंस मोस्टली सब में से थोड़े थोड़े ही होते ही हैं, मतलब 5-6 तो रहेंगे ही। बट मतलब अगर मैं बोलूँ पढ़ने की बात करूँ तो वही जो मैंने बोला कि जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल की किताब बहुत ही अच्छी है, और लॉरेंस न्यूमैन की सोशल रिसर्च मेथड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच बहुत अच्छी है। तो ये पढ़ने से मेरे को लगता है हो जाएगा। और वैसे अगर आपको और पढ़ना है तो वही यूट्यूब पे आप टॉपिक खोजिए और पढ़िए। क्रोम पे आपको देखिए यूनिवर्सिटीज़ जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं वो अपना सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स भी डालती हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, तो उसको भी कर सकते हैं। और इससे क्वेश्चंस बेसिकली सारे पूरा कवर हो जाता है रिसर्च में, मतलब इसमें जितना भी दिया हुआ है रिसर्च के अंदर जो ABCD में दिए हुए हैं वो उसमें से एक एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कोई प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं उतना कुछ खास, बट वैसे जो अगर A यूनिट और आप अगर A यूनिट अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहता है अगर टाइम कम है तो। वरना तो मैं रेकमेंड करूँगी पूरा ही अच्छे से पढ़ने के लिए। क्योंकि जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो लोग अपनी तैयारी के अंतिम दौर में हैं, तो आपने अंतिम दौर में कैसे तैयारी की थी, आपकी क्या रणनीति रही थी, और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर के आप अगर संक्षेप में कुछ बताइए। देखिए, मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने एंड मोमेंट पे ज़्यादा कुछ फोकस नहीं किया था, क्योंकि मैं इसको एज ए लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रही थी। तो मैंने हमेशा से स्टार्टिंग हर दिन मतलब जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में, जो फैकल्टी पढ़ा रही है, ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ ही आता है, तो जितना भी हमें मिल रहा है नॉलेज प्लस उसको एनहांस करना है। अपने घर जाके खुद से पढ़ाई किया, रोज़ थोड़ा ही 20 मिनट 30 मिनट हो पा रहा है उसको पढ़ना है, और फिर जो रिविज़न हो जाता है उससे प्लस नॉलेज एनहांस हो जाता है और ज़्यादा हम उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो ये सब मैंने अडॉप्ट किया था, और एंड मोमेंट पे मैंने जाके बस यही किया कि बस कंसोलिडेट करना है, मतलब रिफ्लेक्ट करना है। इतना सारा पढ़ लिया, अब उसको मतलब अगर हम ऐसे ही लेके उसको और मैं नॉलेज लेती रहूँ लास्ट के 2-3 डेज़ में, फिर वो एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शंस ही ऐसे आते हैं कि हम
ने अगर पूरा नॉलेज को कंसोलिडेट नहीं किया होगा, रिफ्लेक्ट नहीं किया होगा कि कैसे हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। वो वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है। तो इसलिए मैं ये रेकमेंड करूँगी कि एंड के डेज़ में, लास्ट के डेज़ में बस हल्का सा उसको रिवाइज़, जो आपने प्रीवियस पढ़ा है उसको बस जितना हो गया है, बाकी नेक्स्ट टाइम जितना हो गया है उसको रिवाइज़ कीजिए। और जो लास्ट का डे है टोटली कंसोलिडेशन उसमें करना है। बस जितना पढ़ा है उसको अपना खुद रिफ्लेक्ट करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और कुछ नहीं। कंचन, एक बात बताइए, अगर कोई अभी से शुरुआत कर रहा है परीक्षा की तैयारी को लेकर के, तो उसको किस तरीके से, किस पैटर्न पर जो है वो तैयारी करनी चाहिए? मैं बेसिकली जैसे कि अभी बता दी अब कि वही कि लास्ट टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है और बस उसको कंसोलिडेट करना है और हमेशा हर एक चीज़ ही करनी है। मतलब हर दिन में मतलब एक आध टॉपिक वही जो रिवाइज़ करना है, जो क्लास में हुआ अच्छे से करना है, उतना काफ़ी है। लेकिन मैं जो एक बात कहूँगी, एग्ज़ाम टाइम पे जो जाके हम कभी होता है कि जितना भी पढ़ लिया पर एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो पाता है या टाइम कम पड़ जाता है, तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में देखिए हम क्या करते हैं कि ऐसे 4 क्वेश्चंस हो रहे हैं या फिर मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास और वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमें, तो हम क्या करते हैं उस पर टाइम ज़्यादा दे देते हैं। हम सोचते हैं इस क्वेश्चन को दे देंगे तो मतलब क्या पता ये सॉल्व हो जाए, तो इससे मतलब मार्क्स मिल जाएगा, क्या पता आगे वाला क्वेश्चन ना हो पाए। ऐसा हमारे दिमाग में ऐसे चलते रहते हैं थॉट्स। तो एक रूल बनाना है। रूल क्या है कि बस जो हम सब ने बहुत बार सुना है पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, बट हमें इम्प्लीमेंट करना है, जो कि मैंने इम्प्लीमेंट किया और इसीलिए मुझे ये फ़ायदा हुआ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और वो रूल है कि 1 मिनट के अंदर आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या फिर आप खुद अपना टाइम लिमिट लिख लीजिए। 30 सेकंड्स में अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं वेरी गुड, बट अगर आप 1 मिनट में भी अगर सॉल्व कर रहे हैं एक क्वेश्चन, जल्दी बस आपको क्वेश्चन देखना है, जल्दी से पढ़ना है। एक ये प्रैक्टिस कीजिए कि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन। नहीं हो पाया नेक्स्ट स्किप, लास्ट में टाइम बचेगा हम उसके अंदर वापस, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन हो गया है ना, अब वापस आएंगे, देखेंगे वहाँ पे जाके कौन कौन सा क्वेश्चन छूटा है, आराम से बस उस पर क्लिक करना है, जाना है, देखना है और फिर से उसका पढ़ के जवाब दे दीजिए तब। लेकिन ये मेरे को लगता है बहुत इफेक्टिव है कि एक मिनट के अंदर एक क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं। 30 सेकंड्स मच बेटर। ठीक है, आप कंचन थी। कंचन ने एजुकेशन में पिछले वर्ष JRF किया है। कंचन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से PhD कर रही हैं। कंचन मोतिहारी की ही रहने वाली हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पढ़ने वाले लोग हैं या MA इन एजुकेशन किया है, वो लोग जो एजुकेशन से ही नेट की तैयारी JRF के लिए कर रहे हैं, नेट JRF के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोगों को यह वीडियो लाभ प्रदान करेगा। आप न्यूज़कारिता देख रहे थे।